Hello dear student, this is DN sir and welcome to our channel Learn Bio with DN sir. Dear student, last video में हमने देखा what is photosynthesis, that is the introduction to the photosynthesis. Now we are going to learn about how the efforts of various scientists leads to the discovery of photosynthesis. That is called as an early experiment. Later we have to discuss about what is photolysis of water, where actually photosynthesis occur, that is the site of photosynthesis, and finally mechanism of photosynthesis. तो पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंट. दोस्तों पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? मोल्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया. आपका पूरा फोकस मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसके ऊपर होना चाहिए ताकि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड हो सके. ओके डियर स्टूडेंट, मैं बोलता जाऊंगा और आप उधर ध्यान दोगे ताकि ज्यादा इंटरैक्ट हो सके. उन्होंने एक पॉटेड प्लांट लिया दोस्तों. पॉटेड प्लांट का एक जो लीफ था, उस लीफ का आधा पोर्शन एक जार में इंट्रोड्यूस किया और आधा पोर्शन लीफ का जार के बाहर. उस जार में KOH रखा और KOH इसलिए रखा ताकि जार में जितना भी CO2 है उतना CO2 KOH एब्सॉर्ब करेगा और बनाएगा पोटेशियम कार्बोनेट. Later on he kept that setup as it is in a sunlight for some time or some hours. And after that he plucked that leaf and observed for presence of starch. So after that he found that the part of the leaf which is exposed outside the jar shows the presence of starch, whereas the part which is inserted in the jar shows absence of starch. And it is clear that CO2 is essential for the process of photosynthesis. So the question may be asked in a NEET. Moll's half-leaf experiment proves that CO2 is a very essential factor for the process of photosynthesis. Clear dear student? Now second experiment. Second experiment तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों. ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जोसेफ प्रिस्ले नाम के साइंटिस्ट. उन्होंने क्या किया, एक माउस लिया और माउस, ये देखो आपके पीछे दिख रहा है, ये माउस अलोंग विद बर्निंग कैंडल एक बेल जार के नीचे रख दिया. क्लियर? और कुछ टाइम के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो माउस डेथ हो गई उसकी, और जो भी बर्निंग कैंडल थी वो भी एक्सटिंग्विश हो गई, वो भी बुझ गई. दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, जो माउस था अलोंग विद दैट माउस एक मिंट प्लांट उस बेल जार के अंदर रख दिया विद बर्निंग कैंडल. And he found that after some hours there is no death of mouse and candle remains as it is as a burning. And from this he concluded that the plants purify air, plant restore the air whatever replaced by that mouse and burning candle. And later on we know that Joseph Priestley is a scientist who discovered oxygen. उन्होंने बताया कि प्लांट ऐसे है, प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक एयर को प्यूरिफाई करते हैं. चलो वेरी गुड. तीसरा जो साइंटिस्ट था दोस्तों वो था जॉन इंजनहाउस. जॉन इंजनहाउस आए और उन्होंने बताया कि सनलाइट इज वेरी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. हाउ? ही रिपीटेड द सेम बेल जार एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ, बट once he placed that setup in a sunlight, and in second he placed that setup in a dark and found that the mouse remains alive in a sunlight, whereas in a dark there is a death of the mouse. It means that sunlight is essential. और उन्होंने अपना खुद का भी एक्सपेरिमेंट किया. एक एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, एक जार ली, ये देखो पीछे दो जार लिए, दोनों जार में प्लांट रख दिया. एक जार को सनलाइट को एक्सपोज किया, तो सनलाइट को एक्सपोज करने के बाद ये जो एक्वेटिक प्लांट था दोस्तों, इसके सरफेस के ऊपर कुछ बबल्स उनको नजर आए. बाद में पता चला कि वो बबल्स ऑक्सीजन के थे. लेकिन जो जार अलोंग विद द एक्वेटिक प्लांट्स प्लेस्ड इन अ डार्क डू नॉट शोज सच काइंड ऑफ बबल्स. इट मींस दैट सनलाइट इज एसेंशियल. तो जॉन इंजनहाउस वो आदमी थे जिन्होंने बताया, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया sunlight is very important for photosynthesis. Clear? Now fourth scientist जो थे
वो थे जूलियन वॉन सैक्स। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बहुत ही सिंपल टर्म बताई दोस्तों कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट contain green bodies. Nowadays we call it chloroplast, and these green bodies perform photosynthesis and make glucose, and this glucose is stored as a starch in a plant parts. देखो कितना सिंपल बताया। उनके बाद एक साइंटिस्ट आए TW एंगलमैन। उन्होंने इंजन हाउस का कहना मान लिया, चलो सनलाइट इंपॉर्टेंट है मैं मान लेता हूं, लेकिन भाई मैं ये पता करूंगा कि सनलाइट में कौन सा स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल है, मोर इफिशिएंट है। क्लियर। और उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया दोस्तों, देखो आपके सामने है। उन्होंने एक पेट्री डिश ली, उसमें क्लैडोफोरा नाम का अलगा लिया, उस अलगी के साथ एरोबिक बैक्टीरिया भी लिए, एरोबिक बैक्टीरिया, और उस पेट्री डिश के ऊपर लाइट बम्बार्ड की। लेकिन एक काम उन्होंने किया, ये लाइट प्रिज्म में से पास की, ये देखो इस प्रकार से। और ये लाइट जब बम्बार्ड होगी उस सॉल्यूशन पे, उस सस्पेंशन पे बैक्टीरिया और अलगी के, तो वो एरोबिक बैक्टीरिया मैक्सिमम क्लैडोफोरा के पास एक्युमुलेट हो रहे थे इन ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्लियर। एंड ही फाइनली कंक्लूड दैट in a sunlight, red and blue spectrum of light is more efficient, and the site of photosynthesis is chloroplast. Chloroplast is the organelle that convert solar energy into the chemical form. ये स्टेटमेंट था TW एंगलमैन का। क्लियर। तो अब इसके बाद ये तो पता चला कि इंपिरिकल इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस वाटर कंबाइन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ये वाला, अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ O2। लेकिन क्वेश्चन ये था कि दिस रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट O2 केम फ्रॉम आइदर वाटर और CO2, और ये अब पता लगाना था। और इसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील। उन्होंने क्या किया, कंपैरेटिव स्टडी किया ग्रीन प्लांट के फोटोसिंथेसिस का और ग्रीन एंड सल्फर बैक्टीरिया का, और उन्हें यह पता चला कि ये जो ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया है ये H2S का इस्तेमाल करते हैं एज और इंस्टेड ऑफ वाटर, while green parts use water and release oxygen as a byproduct. जब पर्पल बैक्टीरिया में H2S का इस्तेमाल किया जाता है तब सल्फर रिमेन्स एज अ कंपाउंड और फ्री सल्फर, और वाटर जब प्लांट में इस्तेमाल होता है तब ऑक्सीजन रिमेन्स एज अ फ्री। सो इससे उन्हें पता चला कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर एंड नॉट द CO2। क्लियर। कंपैरेटिव स्टडी कॉर्नेलियस वैन नील की। डॉक्टर कॉर्नेलियस वैन नील और एक साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हील नाम के। अब इनको भी जानना था कि ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है या CO2 से। इसके लिए इन्होंने ही एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, देखो, एक बीकर लिया, बीकर में वाटर को ऐड किया, वाटर में स्टीलारिया नाम का एक प्लांट होता है, उस प्लांट से क्लोरोप्लास्ट आइसोलेट किए, उस क्लोरोप्लास्ट को उस वाटर में ऐड किया। क्लियर। और वाटर में ऐड करने के बाद उसी सॉल्यूशन में उन्होंने फेरिक सॉल्ट और हीमोग्लोबिन का भी इस्तेमाल किया, और ऊपर से उसको लीड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, इसलिए ताकि CO2 उसमें ना रह सके। और इस सेटअप को इल्यूमिनेट किया विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एंड ही फाउंड दैट देयर इज अ रिलीज ऑफ बबल्स ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द वाटर in presence of light and in absence of CO2. So he came to the conclusion water is the source of oxygen and not CO2. इसी रिएक्शन को हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। What is photolysis of water? The splitting of water or breakdown of water in presence of sunlight and chlorophyll pigments with liberation of proton, oxygen and electron. This is the most important step in the process of photosynthesis, dear student. That is called light reaction or Hill reaction.
क्लियर। इनके बाद एक साइंटिस्ट आए, जो कंबाइंड साइंटिस्ट, सब कोवर्कर्स, रुबेन नाम के एक साइंटिस्ट थे और मार्टिन नाम के, और इन्होंने रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, एक बार CO2 में और एक बार वाटर में। जब आइसोटोप उन्होंने CO2 का इस्तेमाल किया तो वो आइसोटोप उन्हें मिला ग्लूकोज में, और जब वाटर में यूज किया तो उन्हें वो आइसोटोप मिला एज अ फ्री ऑक्सीजन। तो इससे भी साफ पता चला कि विच इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस, दैट इज वाटर। Later on, one scientist that is called as a Dr. Iron, वो आया और उनको पता करना था कि चलो ऑक्सीजन तो पता चला, लेकिन जो प्रोटॉन वाटर से बिछड़ जाता है तो उसे कौन रिसीव करता है? डायरेक्टली CO2 रिसीव करता है या फिर अलग कोई कंपाउंड होता है नेचुरली? तो उन्होंने कंक्लूड किया कि NADP, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, is the compound which receives a proton after splitting of water. We can say that NADP is a first hydrogen acceptor after splitting of water during non-cyclic process. आगे हम देखने वाले हैं वो। क्लियर डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ये थे अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरियस साइंटिस्ट और एफर्ट्स ऑफ वेरियस साइंटिस्ट दैट लेड्स टू द फाउंडेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं एक्चुअली वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन अ प्लांट। तो दोस्तों मेरे पीछे देखो, मैंने एक पॉटेड प्लांट लिया है। पॉटेड प्लांट्स का जो लीफ होता है, उस लीफ को कट करने के बाद, उसका सेक्शन लेने के बाद, ये देखो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस और उनके बीच में मेसोफिल रीजन होता है। इस मेसोफिल रीजन में जो सेल है, पैलिसेड नाम की सेल टिश्यू होता है, उसकी एक सेल मैं बाहर निकालता हूं। बाहर निकालने के बाद उस सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और उसी के साथ ये देखो क्लोरोप्लास्ट, और इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो ये ऐसा दिखेगा। इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इट इज अ ग्रीन प्लास्टिड एंड इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस इट इज द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। अब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम फ्लैश करते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं। चलो देख, तो अब ये क्लोरोप्लास्ट, इसको मैं कट करता हूं, इसका सेक्शन बाहर निकालता हूं। ये सेक्शन बाहर निकालने के बाद अगर अंदर जाएंगे हम, तो अंदर जाने के पहले दो वॉल्स लगेंगे। देखो, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर गए, चलो ये मिल गया। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दैट इज द स्ट्रोमा, दैट इज अ कोलॉइडल मैट्रिक्स। इस स्ट्रोमा के अंदर होता है डीएनए, देखो सर्कुलर डीएनए along with ribosomes, 70s ribosomes, and because of 70s ribosomes and that of the DNA, this is a semi-autonomous structure as like the mitochondria, and it divides by binary fission. ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी इसी स्ट्रोमा में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये देखो, ये स्टैक ऑफ थैलाकॉइड दिख रहा है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ग्रैनम। ये एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम के साथ अटैच होता है इस प्रकार से, बाय इंटरग्रेना लैमिली, और वी कॉल इट स्ट्रोमा लैमिली। क्लियर? और जब ये सभी कनेक्टेड होंगे तो इन सभी को हम कहते हैं ग्रैना। क्लियर? और इस ग्रैना को अगर मैं बाहर निकालता हूं, चलो इसमें से एक यहां पे ग्रैना दिखा है, चलो देखो ये क्या हो रहा है। यहां पे देखो, ये ग्रैना लाइट एब्जॉर्बिंग जो मशीनरी होती है वो इस ग्रैना में प्रेजेंट होती है। सो दैट्स व्हाई ग्रैना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। समझ में आ रहा है? Look at that grana, and sunlight is bombarding on grana. समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। अब इसी ग्रैना में से मैं एक ग्रैनम लेता हूं, देखो ग्रैनम देख रहा है वहां पे। ग्रैनम में से एक डिस्क बाहर निकालता हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ थैलाकॉइड। देखो वहां पे एक डिस्क कॉइन लाइक स्ट्रक्चर निकाल दी, और इस डिस्क में भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं, और अंदर ल्यूमन होता है। इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, जिसमें फोटो सिस्टम भी उसका एक कंपोनेंट होता है। फोटो सिस्टम अलोंग विथ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इस फोटो सिस्टम को मैं बाहर निकालता हूं, तो इस फोटो सिस्टम में ये देखो, ये फोटो सिस्टम, और ये जो पिगमेंट गिर रहे हैं नीचे, दैट पिगमेंट्स आर कॉल्ड
accessory or accessory pigments. These pigments are called accessory pigments or antenna pigment. They trap the solar energy and transmit toward the reaction center. और जो बीच वाला है that is the reaction center. Mostly chlorophyll A acts as a reaction center. दिख रहा है? और इसे हम फोटो सिस्टम कहते हैं. और यही वो फोटो सिस्टम है दोस्तों जो लाइट एब्सॉर्ब करती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. देखो कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. ओके, फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है दोस्तों वो दो फेजेस में होता है, एक लाइट फेज और दूसरी डार्क फेज. लाइट फेज को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस और डार्क फेज को कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज. लाइट फेज में क्या होता है, H2O का स्प्लिट अप होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन. प्रोटॉन लिबरेट होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है NADP टू फॉर्म NADPH. और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर से जाते हैं और ATP बनाते हैं. उसे दोनों को हम एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं. और इन्हीं एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल होगा ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ CO2 जो कि होगा डार्क फेज में, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज. समझ में आ रहा है? ये बेसिक मैकेनिज्म है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का. तो सिंपल सी बात है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां होगी, ग्रेना में, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा में. और ये दोनों कहां पे है, क्लोरोप्लास्ट में. क्लोरोप्लास्ट कहां पे है, मीजोफिल सेल में. मीजोफिल सेल कहां पे, लीफ में. और लीफ कहां पे, प्लांट के ऊपर. तो समझ में आई बात? इस प्रकार से होता है फोटोसिंथेसिस. क्लियर ये स्टूडेंट? अब ATP कैसे बनता है, दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन. वो हम और उसकी जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.